सोच कर देखिए, अमेरिका जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब इसका अपना कोई वजूद ही नहीं था। ये तो बस ब्रिटिश एम्पायर की एक कॉलोनी था। तो सवाल ये है कि आखिर ये कॉलोनी एक सुपर पावर नेशन बनी कैसे? चलिए इसी कहानी को समझते हैं। देखिए, आज का अमेरिका एक वर्ल्ड पावर है। इकोनॉमी मजबूत है, अपने फैसले खुद लेता है। और उस जमाने का अमेरिका, हाँ, वो तो बस एक ब्रिटिश कॉलोनी था, एक रिसोर्स जिसके सारे फैसले लंदन में बैठे लोग करते थे। जमीन आसमान का फर्क था बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है ब्रिटेन और उसकी 13 अमेरिकन कॉलोनियों के रिश्ते से। और ये साफ साफ कहें तो कोई बराबरी का रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं था। ब्रिटेन के लिए अमेरिका एक देश था ही नहीं, वो तो बस एक रिसोर्स हब जैसा था। सोचिए, अटलांटिक कोस्ट पर बसी इन 13 कॉलोनियों का बस एक ही काम था, इंग्लैंड को रॉ मटेरियल सप्लाई करना, जैसे लकड़ी, तंबाकू, कपास। और सारे बड़े कानून वो तो लंदन में बनते थे। और इन कॉलोनीज में रहने वाले लोगों की उनकी कोई सुनवाई नहीं थी, कोई आवाज नहीं। और इस पूरे सिस्टम को एक बड़ा फैंसी नाम दिया गया था, मर्केंटिलिज्म। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा था, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां कॉलोनियां सिर्फ और सिर्फ मदर कंट्री यानी ब्रिटेन के फायदे के लिए आबाद थीं। नियम एकदम क्लियर थे। अमेरिका सस्ता कच्चा माल देगा, ब्रिटेन से महंगा तैयार माल खरीदेगा। और हाँ, ट्रेड भी सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही करेगा, कहीं और नहीं। लेकिन आखिर कब तक? ऐसा सिस्टम हमेशा तो नहीं चल सकता था, है ना? फिर हुई एक ऐसी बड़ी घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने सीधे ब्रिटिश एम्पायर को चुनौती दे डाली। वो घटना थी 7 Years' वॉर, यानी 7 साल तक चला युद्ध। ब्रिटेन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन फ्रांस को हरा तो दिया, पर इस जीत की कीमत बहुत भारी पड़ी। ब्रिटिश खजाना लगभग खाली हो चुका था और उन पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा था। अब पैसा कहाँ से आए? तो ब्रिटेन ने एक ऐसा कदम उठाया जो उसने पहले कभी नहीं उठाया था। अपनी अमेरिकन कॉलोनियों पर सीधा टैक्स लगा दिया। और बस ब्रिटेन के इसी एक फैसले से जन्म हुआ इतिहास के सबसे पावरफुल नारों में से एक का, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं। देखिए, यहाँ एक बात समझने वाली है। कॉलोनियों में रहने वाले लोग टैक्स देने के खिलाफ नहीं थे। उनकी मांग तो बहुत सिंपल थी। उनका कहना था कि अगर हम पर टैक्स लगाया जा रहा है तो जिस गवर्नमेंट में ये फैसला हो रहा है वहां हमारी भी आवाज होनी चाहिए। तो ये लड़ाई असल में पैसे की नहीं बल्कि अधिकारों की थी। और इसके बाद तो मानो चीजें हाथ से निकलती चली गईं, एक के बाद एक। 1765 में स्टैम्प एक्ट आया, हर कागज पर टैक्स। इसके प्रोटेस्ट में 1773 में हुई मशहूर बॉस्टन टी पार्टी, जब कॉलोनी के लोगों ने चाय के बक्से समंदर में फेंक दिए। इसका जवाब ब्रिटेन ने 1774 में इनटॉलरेबल एक्ट से दिया, बॉस्टन का पोर्ट ही बंद कर दिया। और फिर 1775 में लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में आखिरकार पहली गोलियां चल ही गईं और युद्ध शुरू हो गया। पहली गोली चली और बस अमेरिका और ब्रिटेन का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। अब बात सिर्फ अधिकारों की नहीं थी, अब फैसला तो बंदूक के जोर पर ही होना था। और ये लड़ाई सच पूछिए तो डेविड और गोलियत की कहानी जैसी थी। एक तरफ गोलियत यानी ब्रिटिश आर्मी, दुनिया के बेस्ट ट्रेन्ड प्रोफेशनल सोल्जर्स जिनके पास अनलिमिटेड रिसोर्स थे, एक पावरफुल नेवी थी। और दूसरी तरफ डेविड यानी कॉन्टिनेंटल आर्मी, जिसमें ज्यादातर वॉलंटियर्स थे, जिनके पास हमेशा खाने और हथियारों की कमी रहती थी। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो ब्रिटिश आर्मी के पास नहीं थी, आजादी हासिल करने का जज्बा। अब इस नई फौज को एक लीडर की जरूरत थी। सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने कॉन्टिनेंटल आर्मी बनाई और इसकी कमान सौंपी जॉर्ज वॉशिंगटन को, कमांडर इन चीफ। वॉशिंगटन के पास एक्सपीरियंस शायद उतना ना हो, लेकिन उनकी लीडरशिप स्किल्स कमाल की थीं। युद्ध अभी चल ही रहा था कि बीच में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ। 4 जुलाई 1776 अमेरिका ने ऑफिशियली अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे थॉमस जेफरसन ने लिखा था, उसमें साफ साफ कहा गया कि सभी लोग बराबर हैं और सबको लाइफ, लिबर्टी और हैप्पीनेस का अधिकार है। इसने किंग जॉर्ज III को एक जालिम शासक बताया और कहा कि अब अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनी नहीं है, फुल स्टॉप। लेकिन देखिए, ऐलान करना एक बात है और उसे हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। जंग तो अभी बाकी थी।
कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मिलिट्री जीतें हुई जिन्होंने इस नामुमकिन लगने वाली जीत की नींव रखी। 1776 खत्म होते होते वॉशिंगटन की सेना की हालत बहुत खराब थी, टूटने की कगार पर थी। न्यूयॉर्क में हारने के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ रहा था। ऐसे में वॉशिंगटन ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। क्रिसमस की रात जब सब ब्रिटिश सोल्जर आराम फरमा रहे थे, उन्होंने ट्रेंटन पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया। जीत छोटी थी, लेकिन इसने अमेरिकन सेना के मोराल को आसमान पर पहुंचा दिया, एक नई जान फूंक दी। और अब आता है वो पल जिसने इस युद्ध का रुख ही पलट दिया, द टर्निंग पॉइंट। ये थी बैटल ऑफ सैराटोगा। इस एक जीत का असर बहुत गहरा था। सोच के देखिए, यहाँ एक पूरी की पूरी ब्रिटिश आर्मी ने अमेरिकन फौज के सामने सरेंडर कर दिया, और इस जीत ने फ्रांस को कन्विंस कर दिया कि हाँ, अमेरिका ये जंग जीत सकता है। इसके बाद फ्रांस ऑफिशियली अमेरिका का साथी बन गया, पैसा, हथियार, यहाँ तक कि अपनी नेवी भी भेज दी, और बस युद्ध का बैलेंस पूरी तरह से अमेरिका के पक्ष में झुक गया। सिर्फ एक जीत, सोचिए, सिर्फ एक लड़ाई ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। अब लड़ाई अपने आखिरी दौर में थी, और इसका फाइनल चैप्टर 1781 में यॉर्कटाउन में लिखा गया। यहाँ जनरल कॉर्नवालिस की ब्रिटिश सेना बुरी तरह से फंस गई। जमीन से अमेरिकन फौज ने उन्हें घेर लिया, और समंदर से फ्रेंच नेवी ने भागने का हर रास्ता बंद कर दिया। कोई चारा नहीं बचा, ब्रिटिश सेना को सरेंडर करना पड़ा। ये ब्रिटिश एम्पायर के अहंकार का, उसके घमंड का अंत था। तो यॉर्कटाउन की हार का मतलब साफ था, जंग अब खत्म हो चुकी थी, फैसला हो चुका था, और अब दुनिया के सामने एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। फिर लंबी बातचीत चली, और आखिरकार 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई। इस संधि के साथ ब्रिटेन ने ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक आज़ाद देश मान लिया। ये सिर्फ कागज पर साइन नहीं थे, ये सदियों की गुलामी का अंत था। लेकिन आज़ादी मिलना तो कहानी का अंत नहीं था। आज़ादी तो बस शुरुआत थी। असली काम तो अब शुरू होना था, देश बनाना। देखिए, पहली कोशिश, जिसे आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन कहते हैं, वो फेल हो गई, क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कमजोर थी। तो 1787 में सारे नेता फिर इकट्ठा हुए और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान बनाया, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांचेस के बीच पावर का अच्छा बैलेंस था। और बाद में लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल ऑफ राइट्स भी जोड़ा गया। और इस अमेरिकन रेवोल्यूशन की गूंज सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रही, ये पूरी दुनिया में सुनाई दी। इसने फ्रांस की क्रांति को इंस्पायर किया। लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, सब जगह आज़ादी के संघर्षों ने इससे प्रेरणा ली। इसने दुनिया को ये दिखा दिया कि एक देश बिना राजा के भी चल सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसने ये साबित कर दिया कि जब लोग एक आइडिया के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर एम्पायर भी घुटने टेक सकता है। तो ये पूरी कहानी एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। आज़ादी मांगी नहीं जाती, आज़ादी जीती जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे? जवाब इसी कहानी में छुपा है। एक आइडिया, एकजुट लोग और कभी ना हारने वाला जज्बा। शायद